बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डार्क रिएक्शन के इंट्रो में ये जो डार्क रिएक्शन है, जब हमने फेजेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ा तो हमने देखा कि ये दो फेजेस में होती है। पहले वाला लाइट रिएक्शन कहलाता है और दूसरे वाला डार्क रिएक्शन कहलाता है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन को ख़त्म कर लिया था और हमने उसमें पढ़ लिया था कि उसमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। ATP और NADPH नाम के कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें पैदा होते हैं जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। वहाँ वो बनने के बाद वो फिर डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने स्ट्रोमा के अंदर, जो कि क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम बुक से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ करने वाले हैं डायग्राम के हवाले से, तो वो आपने पहले उसको देख लेना है। अभी आपने बुक के डायग्राम को नहीं देखना, वरना दोनों आपस में मिक्स हो गए तो वो बड़ी कन्फ्यूजन होनी है। तो ऐसे याद रखें कि सबसे पहले हमारे पास होते हैं 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स, 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं, प्लांट के पास होते हैं बल्कि। तो क्या होता है कि फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके साथ उनका रिएक्शन करवाया जाता है। तो ये समझ लें कि इसमें से हर एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में से एक कार्बन जो है वो सेपरेट कर लेनी है, मतलब कि 3 कार्बन उसमें से निकाल लेनी है। अब यहाँ पे 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन्स हैं। तो क्या होगा कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन आ जाएगी। जैसा कि ये कार्बन अगर इस मॉलिक्यूल में आ जाए तो ये 5 से 6 कार्बन वाला बन जाएगा, और ये सेंटर वाली मॉलिक्यूल में आ जाए तो ये भी 6 कार्बन वाली बन जाएगी, और ये इसके अंदर आ जाए तो ये भी एक 6 कार्बन वाली बन जाएगी। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये फ़ौरन स्प्लिट हो जाएंगे, ये अपने हाफ में ब्रेक हो जाएंगे। जैसा कि अगर ये 6 कार्बन वाला अपने 2 हाफ में ब्रेक हो जाए तो ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और ये सेंटर वाला भी 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और ये एंड वाला भी 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इस तरह हमारे पास 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बन गए। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो उसको निकाल लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, मतलब कि शुगर वगैरह की तैयारी के लिए उसको साइड पे निकाल लिया जाएगा एक मॉलिक्यूल को। और इसी दौरान इसमें ATP के मॉलिक्यूल्स भी यूज़ होंगे और इसमें NADPH नाम के मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर यूज़ होंगे। अब जब एक 3 कार्बन वाला निकल गया तो पीछे हमारे पास बचे हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, कि 5 मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल में कार्बन की क्वांटिटी जो है वो 3 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास बचे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, इस तरह। अब उसके बाद आखिरी स्टेप होगा और यहाँ पर भी ATP और NADPH के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके इनको रीअरेंज कर दिया जाएगा और दोबारा से 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बना लिए जाएंगे। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए आप ये समझ लें, बल्कि आप गिने इनके अंदर टोटल कितने कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन्स हैं और टोटल मिला के बनते हैं 15 कार्बन। और ज़रा इधर गिने, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो इसमें भी 15 जो है वो कार्बन बनते हैं। तो इसका मतलब दोनों सेम है, सिर्फ फ़र्क है इनमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स का, कि इसमें 3-3 करके जो है वो कार्बन जुड़े हैं और यहाँ पर 5-5 करके जुड़े हैं। तो यही 3-3 दोबारा पेयर बनाकर आपस में ये 5-5 वाले 3 कार्बन बन जाएंगे। और इस तरह से जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था वो वाला जो है हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड वो दोबारा बन जाता है। अब इसको ज़रा बुक के हवाले से लिखते हैं। रेड के साथ जो हम लिखेंगे वो बुक वाला होगा। बुक में हमारे यूँ लिखा है कि हमारे पास हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन, ठीक है। ये 1 2 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन, और फिर
लिखा गया कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 2 3, फिर उसमें से हर एक कार्बन ऐड हुई तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन बन गए। फिर वो जब फ़ौरन स्प्लिट हुआ तो ये यहाँ पे 6 हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, उसमें से एक साइड पे निकल गया, पीछे बचे 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, और इस तरह से वो दोबारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो रेड वाला लिखा है ये सेम टू सेम हमने बुक वाला किया, और जो दूसरा ब्लैक वाला है वो जस्ट हमने समझने के लिए लिखा। तो बेहतर ही होगा कि आप एज इट इज़ इसको जो है वो किसी पेज के ऊपर लिख के इस टॉपिक के साथ इसको पिनअप कर लें, ताकि जब भी आप इसको याद करें तो इस कॉन्सेप्ट से आपको याद करना वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये डार्क रिएक्शन है। तो डार्क रिएक्शन जो है इसके हवाले से ये चीज़ें भी हमने याद रखनी है, भूलनी नहीं है कि ये कहाँ होता है। ये होता है स्ट्रोमा के अंदर, और ये क्या करता है, ये यूज़ करता है ATP और NADPH जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उनको यूज़ करता है। इसके अलावा ये शुगर बनाता है, मतलब कि ग्लूकोज वगैरह की तैयारी में पार्टिसिपेट करता है। तो ये वो वाला पार्ट होता है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि कल वाले जब हमने लाइट रिएक्शन को पढ़ा था तो हमने वहाँ पे वाटर को यूज़ करने की बात की थी, और यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने की बात कर रहे हैं। और जब ये रिएक्शन ख़त्म होता है तो फोटोसिंथेसिस भी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये बस डार्क रिएक्शन है। देखने में ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर इसकी समझ ना आए। तो इसलिए आज हम ये सिर्फ छोटा सा टॉपिक ही करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट और उसके साथ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।